एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फसल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा बहुत विस्तृत होगी, सारे बिंदुओं को कवर करती हुई होगी। तो चलिए आज के इस बिंदु को स्टार्ट करते हैं। उस फसल का नाम है धान, पेड़ी, राइस। और अगर आपसे राइस का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, वानस्पतिक नाम, वो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। इसका जो कुल होता है, इसका जो कुल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ग्रेमिनी। क्या कुल होगा इसका, ग्रेमिनी। इसे क्या कहा जाता है, पोएसी भी कहा जाता है, ग्रेमिनी, या इसे पोएसी भी कहा जाता है। अब देखिए, अगर आपसे इसका पूछे कि इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो साउथ ईस्ट एशिया है। और कुछ लोग इसे चाइना भी बोलते हैं, कुछ इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया, ये इसका ओरिजिन है। कुछ लोग चाइना बोलते हैं, कुछ लोग भारत भी बोलते हैं, लेकिन आप तो ये याद रखिएगा इससे इसका ओरिजिन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसमें 2N कितने होते हैं, इसका पुष्प क्रम क्या होता है और दाना क्या, फल क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा इसके जो 2N होते हैं वो 24 होते हैं। इसका पुष्प क्रम आप जानते हैं, इसके पुष्प क्रम को पेनिकल कहा जाता है। और इसके फल का जो प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है, कैरियोप्सिस कहा जाता है। ये बहुत सामान्य इंफॉर्मेशन है राइस के बारे में कि अगर आपको इसका फल पूछे तो कैरियोप्सिस, पुष्पक्रम पूछे तो पेनिकल होता है। ये C3 पादप होता है। और अगर आपसे पूछे कि इसका कौन सा पादप है, तो उसका आंसर होगा ये C3 पादप है, C3 प्लांट है। अगर आपसे राइस के बारे में पूछे तो याद रखिएगा ये किस तरह का प्लांट है, ये C3 तरह का पादप होता है। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसकी जो हम जलवायु की बात करें, तो इसकी जो जलवायु होती है उस जलवायु के अंदर बात करें तो ये उष्ण और नम जलवायु चाहिए होती है, उष्ण और नम जलवायु। उष्ण और नम जलवायु इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, जब आप उष्ण और नम जलवायु की बात करते हो तो राइस की जो क्रॉप होती है उसके लिए बारिश की जो आवश्यकता होती है वो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर याद रखिएगा आप। उसके बाद में जब हम आपसे बात करें कि और इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसकी वृद्धि के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। ये उस एरिया में ग्रो करता है जहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और अगर आपसे पूछें इसको पकाने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो राइपनिंग के लिए चाहिए होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको पकाने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। सोयल अगर आपसे पूछे कि इसकी कौन सी मृदा है, तो चिकनी दोमट मृदा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिएगा आप, चिकनी दोमट मृदा, और कभी कभी काली मृदा भी इसके लिए उपयुक्त होती है। चिकनी दोमट मृदा, चिकनी दोमट या काली मृदा भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये दोनों तरह की मृदा में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। अब देखिए, जब हम इसके आगे बात करते हैं कि बुआई की जब आप बात करते हो तो आप जानते हैं इसके वो जो बुआई होती है वो 3 तरह के राइस होते हैं, अस, अमन और बोरो। याद होगा आपको, 3 तरह के होते हैं, अस, अमन और बोरो। ये 3 तरह के राइस होते हैं। इन 3 तरह के ऊपर प्रश्न बनता है कि अस, अमन और बोरो का
जो बुआई समय होता है वो कब कब होता है, तो याद रखिएगा मई, जून और नवंबर। याद रखिएगा, इसका होता है मई, इसका होता है जून और इसका होता है नवंबर। ये इनकी बुआई का समय। अगर आपसे पूछ रहे कि अस राइस को कब बोया जाता है, तो उसका आंसर हो गया मई में, जून में और नवंबर में। और इनको काटा कब कब जाता है, तो सितंबर, नवंबर और मार्च। याद रखिएगा, सितंबर, नवंबर और मार्च में इसकी कटाई की जाती है। ये कटाई है और ये इसकी बुआई है। तो इस तरह से याद रखिएगा, 3 तरह के इसमें होते हैं, अस, अमन और बोरो। अस, अमन और बोरो, उसके अंदर क्या होता है, मई, जून, नवंबर में इसकी बुआई करते हैं और सितंबर, नवंबर और मार्च में क्या करते हैं, हम इसकी कटाई कर देते हैं। अब देखिए, अगर आपसे स्पेशल पूछे कि मेथड ऑफ सोइंग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा मेथड ऑफ सोइंग के 2 ही उदाहरण है। सबसे पहला है डायरेक्ट सोइंग, बुआई के मेथड, बुआई। सबसे पहला है डायरेक्ट सोइंग, एक होता है डायरेक्ट सोइंग और दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग। ये 2 तरीके से इसकी बुआई की जाती है, ट्रांसप्लांटिंग। इन 2 तरीके से हम इसकी बुआई करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सोइंग। तो डायरेक्ट सोइंग के अंदर अगर आपको पूछे तो याद रखिएगा, डायरेक्ट सोइंग में जो डिस्टेंस रखते हैं वो लाइनों के बीच में डिस्टेंस रखते हैं 20 सेंटीमीटर की। कितनी डिस्टेंस रखते हैं, 20 सेंटीमीटर। कौन से वाले मेथड के अंदर बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सोइंग मेथड के अंदर बात कर रहे हैं। और यही अगर आपको ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पूछे तो ट्रांसप्लांटिंग में जो स्पेस रखते हैं वो 10 सेंटीमीटर का होता है। वो स्पेस कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का स्पेस हम किस में रखते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के अंदर रखते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जब आप नर्सरी प्रिपरेशन करते हैं तो नर्सरी प्रिपरेशन के 3 तरीके हैं, आपने सुने होंगे। नर्सरी के 3 मेथड है, एक ड्राई नर्सरी, एक वेट नर्सरी और एक इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा, वो इंपॉर्टेंट नाम है डेपोक नर्सरी। यहां से प्रश्न बनता है कि नर्सरी में 3 होते हैं, ड्राई, वेट और डेपोक। ये जो डेपोक मेथड है, इस पे प्रश्न बनता है कि इस डेपोक मेथड की जो उत्पत्ति हुई है, इसको डेवलप किसने किया, तो याद रखिएगा IRRI, फिलीपींस, मनीला। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस, मनीला में है। वहीं से इस डेपोक मेथड को डेवलप किया गया था। और इस मेथड में सीडलिंग तैयार करने के लिए 25 से 30 स्क्वायर मीटर आवश्यक होता है 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया बहुत होता है। अगर आप IRRI के इस मेथड का उपयोग करते हैं तो इस मेथड का नाम है डेपोक मेथड। इस डेपोक मेथड में प्लांट्स 11 से 13 दिन में तैयार हो जाता है। इस विधि के अंदर प्लांट जो पौधा होता है वो 11 से 13 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा मेथड है ये, डेपोक मेथड की बात कर रहे हैं, जो किसमें होती है, नर्सरी का तरीका होता है। अगर आपसे इसकी सीड रेट पूछें, राइस की सीड रेट, बीज दर, ब्रॉडकास्टिंग मेथड में अगर आपसे पूछें, छिड़काव विधि के अंदर, छिड़कवा विधि जिसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हम हाथ से लेके इस तरह से दानों को फेंक देते हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग का अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर याद रखिएगा 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर किस मेथड के अंदर होगा, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसमें हम छिड़कवा विधि का उपयोग करते हैं। यही अगर आपको पूछे हाइब्रिड राइस के लिए, तो हाइब्रिड राइस के लिए होगा 15 केजी पर हेक्टेयर। याद रखिएगा, संकर दान। और राइस में एक सिस्टम होता है जिसको आप जानते हो, SRI। अगर आपने कभी नाम सुना हो, राइस के अंदर एक सिस्टम होता है जिससे हम बोलते हैं SRI। इस मेथड के थ्रू अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI एक व्यवस्था होती है राइस के अंदर, उसके थ्रू अगर आप सीड रेट की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा
5 से 6 केजी पर हेक्टेयर। अब देखिए, अगर आपसे कभी ऐसा पूछ रहे कि ये जो IRRI वाली जो व्यवस्था है उसमें नर्सरी का जो एरिया मैंने बताया वो कितना होता है, 25 से 30 मीटर पर स्क्वायर, और इसके जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, 3 kg पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसके अंदर इसकी रेट क्या होती है, 3 kg। ये भी आप याद रखिएगा, कितनी होती है उसके अंदर, 3 kg। ठीक है, अब देखिएगा, जब आपसे सिंपल पूछे इसके अंदर की, आगे जब हम बात करें उर्वरक प्रबंधन की कि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश कितने देने की आवश्यकता होगी, उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की राइस के अंदर कितने कितने क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा, राइस के अंदर नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है वो होती है 80 से 120 केजी, 40 से 60 और 30 से 40। 80 से 120, ये होता है 40 से 60 और ये होता है 30 से 40 केजी। अगर आपको कभी पूछ लें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इसमें कितना कितना देते हैं, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया, 80 से 20 केजी नाइट्रोजन, 40 से 60 केजी फास्फोरस और 30 से 40 केजी क्या होता है, पोटाश देते हैं। और अगर आपको इसमें पूछे तो 7 से 10 दिन के बाद में 15 किलोग्राम ब्लू ग्रीन एल्गी पर हेक्टेयर भी डाल देते हैं, 15 किलोग्राम ब्लू ग्रीन एल्गी। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की इतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उससे कम में ही काम हो जाता है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इरिगेशन की जब तक बात करते हैं, तो इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो सिंचाई की जाती है, इरिगेशन, उस इरिगेशन में जब देखते हैं उसकी कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज है, सिंचाई। सिंचाई, आप जानते हैं राइस को बहुत पानी की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी 2 स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है। वन है बूटिंग, आपने नाम सुना होगा बूटिंग, और दूसरी है टिलरिंग, बूटिंग अवस्था, और दूसरी है टिलरिंग अवस्था। ये सबसे अधिक क्रिटिकल स्टेज होती है किसकी, राइस की। पहली अवस्था होती है बूटिंग और दूसरी अवस्था होती है टिलरिंग। अब देखिए, ये जो बूटिंग अवस्था होती है सबसे हाईएस्ट होती है, और टिलरिंग अवस्था जो आती है वो सॉरी 20 दिन के अंदर आ जाती है, 0 से 20 दिन के अंदर। ये कब से कब तक आती है, 20 दिन तक। और सबसे अधिक क्रिटिकल स्टेज है ये वाली, सबसे क्रांतिक अवस्था, याद रखिएगा। अगर आपसे राइस की बूटिंग स्टेज पूछे तो याद रखिएगा सबसे अच्छी मेन कौन सी होती है, तो याद रखना उसका आंसर है कौन सी, बूटिंग स्टेज सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था होती है किसकी, हम राइस की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, राइस के अंदर अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि इसका जो खरपतवार होता है वो कौन सा होता है, तो इसका जो खरपतवार होता है वो कहलाता है बार्न यार्ड। आपने सुना होगा खरपतवार, खरपतवार, इसका नकलची खरपतवार होता है, बार्न यार्ड बोलते हैं जिसे, ब्रान यार्ड, इकिनोक्लोवा बोलते हैं, इकिनोक्लोवा। ये इसका प्रमुख क्या होता है, नकलची खरपतवार होता है किसका, राइस की बात कर रहे हैं, जंगली धान जिसे बोलते हैं। वो धान का मुख्य खरपतवार यही होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक भी कहा गया था। इसका जो खरपतवार नाशी होता है, वो खरपतवार नाशी का अगर हम बात करें तो प्रोपेनिल और ब्यूटाक्लोर, याद रखिएगा प्रोपेनिल और ब्यूटाक्लोर, ये 2 खरपतवार नाशी हम राइस में यूज करते हैं, वीडीसाइड, खरपतवार नाशी का हम राइस के अंदर उपयोग करते हैं। जो प्रमुख खरपतवार नाशी है वो उसके नाम क्या है, प्रोपेनिल और ब्यूटाक्लोर। उपज अगर आपसे पूछे तो उपज याद रखिएगा, इसकी उपज होती है 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। और जब भंडारण करते हैं तो उसमें नमी की मात्रा रखते हैं 12% के आसपास ही नमी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नमी उसमें नहीं काम आती, उससे फसल को नुकसान हो जाता है। अब देखिए, राइस में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा बुशनिंग। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, बुशनिंग।
प्रश्न सीधा बनता है कि बुशनिंग किस फसल से संबंध रखती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राइस से संबंध रखती है। लेकिन राइस से संबंध रखती है तो उसमें होता क्या है, वो देखिएगा आप, उसमें होता क्या है, बुशनिंग। बुशनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, धान के पौधे जब 25 से 45 दिन के हो जाते हैं तो हल चलाकर खरपतवार को निकालने की विधि याद रखिएगा। 25 से 45 दिन के बाद खेत से सारे वीड को निकालना, खरपतवार को निकालना, इस विधि को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बुशनिंग। तो प्रश्न बनता है कि कितने दिन में करते हैं, तो 25 से 45 दिन में करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वायु संचार को बढ़ाना और पौधों को मजबूती देना, यह आपको ध्यान होगा। अब देखिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, खेरा रोग, वो आपने सुना होगा, खेरा रोग। इसके अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसपे प्रश्न बनता ही बनता है, खेरा रोग। ये किसकी कमी से होता है, जिंक। आप याद रखिएगा खेरा रोग किसकी कमी से होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक की कमी से होता है। अब देखिए अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि खेरा रोग को सबसे पहले किसने बताया था, तो उसका आंसर है डॉक्टर वाई.एल. नेने। किसने बताया था, डॉक्टर वाई.एल. नेने। इन्होंने सर्वप्रथम खेरा रोग के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो देखिए आज हमने राइस के ऑलमोस्ट सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया। इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट फाइंड आउट करने के लिए आप जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। धन्यवाद आप सभी का।